नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी अनूप भी रहेंगे। रिपोर्टर धमाका की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो का मामला है जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अरुण रेड्डी नाम का ये शख्स है। अरुण रेड्डी कांग्रेस सोशल मीडिया सेल से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं अरुण रेड्डी। आज पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो का यह मामला है जिसमें दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अरुण रेड्डी नाम का यह शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है और यह बताया जा रहा है कि अरुण रेड्डी कांग्रेस सोशल मीडिया सेल से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और जतिन हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, लगातार देखिए फेक वीडियो मामले में कार्रवाई हो रही है, एक्शन भी हो रहा है। अब अरुण रेड्डी की गिरफ्तारी हुई है, यह भी जानकारी मिलेगी शायद आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आज बिल्कुल अरुण रेड्डी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभवतः पटियाला उस कोर्ट में दोपहर को 2 बजे के बाद पेश किया जाएगा। इसमें आईएफएसओ की तरफ से यह दलील दी जाएगी कि अरुण रेड्डी की जो कस्टडी है वो आईएफएसओ यानी कि साइबर यूनिट दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिलनी चाहिए। इसके पीछे तर्क यह दिया जाएगा कि अभी तक वो ओरिजिन पता नहीं चल पाया आईएफएसओ को कि सबसे पहला अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो किसने पोस्ट किया था। हालांकि जिस अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है ये एआईसीसी में बाकायदा कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते थे, वो पद पर वो तैनात थे। साथ ही तेलंगाना का जो ट्विटर हैंडल है जिसको स्पिरिट ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है उसको मैनेज करते थे। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ कांग्रेस जो ट्विटर हैंडल था उसके जरिए जो वीडियो सर्कुलेट किया गया वही एलिगेशन अरुण रेड्डी पर है। आईएफएसओ की टीम अभी भी तेलंगाना में मौजूद है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि अरुण रेड्डी की जो गिरफ्तारी है वो दिल्ली से दिखाई गई है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यही सभी दलीलें जो साफ तौर पर साइबर सेल के जरिए पेश की जाएंगी कोर्ट के अंदर और कस्टडी मांगी जाएगी। कस्टडी कम से कम 5 दिन की मांगी जाएगी ताकि और कितने लोगों ने इस वीडियो को आगे बढ़ाया, सर्कुलेट किया। साथ ही साइबर सेल की नजर उन लोगों पर भी है जिन लोगों ने बाकायदा कैप्शन के साथ इस वीडियो को एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और साथ ही लोगों को बरगलाने की कोशिश की। क्योंकि आप जो सेक्शंस देखेंगे साइबर सेल द्वारा जो सेक्शंस इस पूरे केस में लगाए गए हैं कहीं ना कहीं वो गुमराह करने और दो जातियों यानी कि दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा करने या उत्पन्न करने जैसे जो सेक्शन है वो मेंशन किए गए थे। आज जब पटियाला उस कोर्ट में साइबर सेल के वकील इसमें दलील देंगे तो इसमें ये सभी पक्षों को रखा जाएगा। कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम कस्टडी जो है वो अरुण रेड्डी की मांगी जाए ताकि अरुण रेड्डी से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, आईएफएसओ की जो टीम अभी तेलंगाना में मौजूद है वो इन 5 को पूछताछ के लिए एक बार फिर से नोटिस सर्व कर सकती है। क्योंकि पहले भी जब नोटिस सर्व किया गया था तो तेलंगाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कितने और लोग शामिल हैं, बाकी जिन स्टेट्स में 16 लोगों को भी नोटिस दिए गए थे उनका भी रिप्लाई का इंतजार एक तरीके से आईएफएसओ कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर इसको देख लीजिए क्योंकि दिल्ली पुलिस की ये पहली गिरफ्तारी है। इस मामले में गिरफ्तारी के तौर पर देखा जा रहा है। जितिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जरूरी भी है कि इस पर जांच हो क्योंकि आगे जाके ये गंभीर रूप भी ले सकता है। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में धरपकड़ जारी है। अब तक कांग्रेस की सोशल मीडिया से जुड़े कई नेता तेलंगाना से गिरफ्तार किए गए हैं। अब दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस ने अरुण रेड्डी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अरुण रेड्डी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से ट्विटर अकाउंट चला रहा था। अरुण रेड्डी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। रेड्डी पर अपने मोबाइल से सबूत मिटाने का भी आरोप है। ऐसे में उसके मोबाइल फोन को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। अरुण रेड्डी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अरुण रेड्डी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कोर्ट में ही अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में अरुण रेड्डी के रोल को लेकर खुलासा भी करेगी। साथ ही दिल्ली पुलिस अरुण रेड्डी की कस्टडी की भी मांग कर सकती है। अरुण रेड्डी की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बिना किसी जानकारी या एफआईआर का खुलासा किए अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस अरुण रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद और क्या कुछ खुलासे करती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक सियासी बयानबाजी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है और बताया कि भारत में मुसलमानों की स्थिति यहूदियों के समान हो गई। जब हिटलर था उस समय मुसलमान जो थे उनकी हालत जो थी, यहूदियों की हालत बेहद खराब थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना असदुद्दीन ओवैसी ने हिटलर से की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं और एक बार फिर ऐसे बयान देकर प्रधानमंत्री की तुलना की है हिटलर से। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। सृष्टि, देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी तरीके से उनका अपमान किया जा रहा है और ये सिर्फ पीएम मोदी के लिए नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री खुद एक गरिमामय पद है, सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल शिखा, देखिए जैसे जैसे चुनावी पारा आगे बढ़ रहा है, फेजेस आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप देखिए कि सियासी बयानबाजी जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ओवैसी की बात करें तो पहली बार नहीं है कि जब पिछले कुछ दिनों के भीतर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तल्ख टिप्पणी की है, बल्कि ये दूसरी तीसरी बार है जब उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से की है। उनका जो राज रहा है पिछले 10 सालों का, उसकी तुलना उन्होंने तानाशाही से की है। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र इस कैंपेनिंग में करते आए हैं कि मोदी की गारंटी किसी भी कार्य को पूरा करने की गारंटी है, लेकिन ओवैसी ने इस पर भी तंज कसा था और साफ कहा था कि मोदी सिर्फ और सिर्फ नफरत की गारंटी दे सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने की गारंटी दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी जो टिप्पणियां हैं वो ओवैसी की तरफ से की गई थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस बात को लेकर पलटवार करती हुई नजर आ रही है और वो ये कह रही है कि ये बौखलाहट है असदुद्दीन ओवैसी की, जो वो अपने ही गढ़ में, अपने ही घर में इस बार उनको लग रहा है कि उनकी जो बुनियाद है वो पूरी तरीके से खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को मैदान में उतारा है, जो बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में जा रही हैं और जीत का दावा ठोक रही हैं। तो बीजेपी पलटवार करते हुए सीधे तौर पर ये कह रही है कि इनको कहीं ना कहीं अपनी हार का जो डर है वो सता रहा है कि अपने ही घर में इस बार ओवैसी मुखी खाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार इस तरीके की बिल्कुल सृष्टि, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भड़काऊ भाईजान यानी ओवैसी ने कई बार प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और शायद इस बार उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए हिटलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और अब दायरा भी बढ़ रहा है, मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से की और कहा कि उस वक्त जब हिटलर था तब यहूदियों की जो हालत थी वही हालत इस वक्त भारत में मुसलमानों की है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप सब। हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी, अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। भड़काना, बहकाना और चिल्लाना, यही इन भड़काऊ भाईजान का काम बन चुका है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का रण 7 मई को है, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सियासी पारा हाई है। सियासी वार पलटवार बेहद तेज है और इन सब के बीच एक चेहरा है जो लगातार अपनी भड़काऊ बयानबाजी से सियासत का तापमान गर्म किए हुए है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम सियासत के मशहूर चेहरे और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी किसी न किसी तरह से सुर्खियां बटोरने का जरिया ढूंढ लेते हैं और अब की बार ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। अपने मुसलमान भड़काऊ प्लान के इरादे से ओवैसी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। ओवैसी ने बयान दिया कि हिटलर जैसा बर्ताव पीएम कर रहे हैं और ओवैसी ने मुस्लिमों को फिर डराया है। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों की हालत यहूदियों की तरह है और बीजेपी के 400 पार का मतलब संविधान खतरे में है। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। अंबेडकर को ये इस तरह से पेश करते कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, अंबेडकर पाकिस्तान के क्रिएशन के खिलाफ थे। 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। यानी बीजेपी को सत्ता में दोबारा आने से रोकने के लिए ओवैसी हर चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद ओवैसी बीजेपी के रडार पर आ गए।
बीजेपी ने कहा कि मुस्लिमों को भड़काना ओवैसी का काम है और ओवैसी ध्रुवीकरण की सियासत की कोशिशों में जुटे हैं। ये मोदी विरोध में देश विरोध की और देश की छवि को धूमिल करने की बातें करने से भी नहीं चूक, क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगता जा रहा है और सबका साथ सबका विकास के साथ सभी लोग चल रहे हैं। तो किसी प्रकार से पोलराइज करके भड़काना, बहकाना और चिल्लाना, यही इन भड़काऊ भाईजान का काम बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी की ध्रुवीकरण वाली सियासी बोली रुकने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी को हिटलर बताकर और मुस्लिमों में डर फैलाकर ओवैसी ने वोट की खातिर संवैधानिक मर्यादाएं भी लांघ दी हैं। बीजेपी ने ओवैसी के इन बयानों पर करारा प्रहार किया है। बार बार आप देखिए, अगर कोई बात करता है हिंदू मुसलमान की तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं और कोई नहीं करता है, क्योंकि और मुसलमान सब पता है उसको अच्छी तरह से कि देश में सुरक्षा भी है, विकास भी है, कल्याण भी हो रहा है मुसलमानों का। लेकिन ये पच नहीं रहा है इन लोगों से, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले। तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है, ये है मसला। अगर इनकी हिटलरबाजी चल रही होती तो ये कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करते। बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ही लाइन में पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि 4 जून के बाद ओवैसी, अखिलेश और राहुल सब जय श्री राम बोलेंगे। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। हार का चौका श्री अखिलेश यादव जी हार का चौका लगा चुके हैं। आपको याद रहना चाहिए 2014 वही हारे, 17 वही हारे, 19 सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी हारे, 2022 400 पार करने का नारा देकर के गुंडागर्दी करने लगे, 22 भी हारे, 24 हारने जा रहे हैं।